हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग ड्रीम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के टॉपिक वेक्टर और स्केलर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर और स्केलर, क्योंकि आने वाले हर एक चैप्टर्स में मतलब आपको यहाँ से लेकर 12th तक के जर्नी में आपको हमेशा वेक्टर और स्केलर का, वेक्टर के एडिशन का या स्केलर एडिशन तो कोई खास बात नहीं है, बट वेक्टर का आपको हमेशा एप्लीकेशन मिलेगा, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे वेक्टर और स्केलर। सबसे पहले हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें फिजिक्स वैसे अगर कहा जाए तो क्या होता है। तो फिजिक्स के बारे में अगर डेफिनेशन देना चाहेंगे तो हम सिंपल कहेंगे कि हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं वो पुनः फिर जमीन पर आती है, उसके पीछे का कारण हम जानते हैं ग्रेविटेशन। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे फैन का रोटेट करना, उसके पीछे का कारण आप जानते हैं, सिंपल का कि करंट है। अगर करंट पास होता है किसी भी तरह से वायर में, कॉइल में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उसके कारण ये फैन घूमता है। ये सब मतलब चीज़ें हम लोग जानते हैं किसके कारण से, फिजिक्स के कारण। तो फिजिक्स ऐसे समझिए कि हर एक फिजिकल घटनाएं जो घटित हो रही है हमारे आसपास, उनके पीछे क्या कारण है और वो किस सर्टेन नियम के अनुसार हो रही है, उन सब चीज़ों के डीप नॉलेज के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। और हम कहते हैं कि फिजिक्स ऐसे ब्रांच को डिफाइन, साइंस की एक ब्रांच अलग बना दी गई, उनको हमने फिजिक्स कहा। तो सिंपली वी कैन ऑल्सो डिफाइन द फिजिक्स, वी कैन से कि फिजिक्स जो है वो स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड है। हम जब भी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, उनमें घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और उनके पीछे के कारणों को पढ़ते हैं, तो उस तरह के अध्ययन को हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मतलब भौतिकी के नाम से जानते हैं। फिर अब दूसरी बात आती है फिजिकल क्वांटिटी, जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? भौतिक राशि, हिंदी में इसे भौतिक राशि के नाम से सुना होगा, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो हम कहेंगे कि भौतिक राशि कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे वो सभी राशियां या वो सभी क्वांटिटीज जिनका यूज फिजिक्स के लॉ, जैसे कि अगर हम कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि अगर कोई एप्पल है वो अर्थ के नज़दीक गिर रहा है तो किस कारण से गिर रहा है, तो आप उसके पीछे का रीजन बताते हो कि वो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। तो ग्रेविटी के कारण मतलब एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है फोर्स। फोर्स क्या है कि उस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज करा है कि किस कारण से कौन सी क्वांटिटी है जिनके कारण एप्पल या सेब जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो वो क्वांटिटी का हम नाम देते हैं फोर्स। समझ रहे हो? तो फोर्स को हम फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में लाएंगे, मतलब फिजिक्स में होने वाली घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज का हम प्रयोग करेंगे, उन सभी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे हम समटाइम्स वेलोसिटी को फिजिक्स में एक्सप्लेन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और समय को लेते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और समय हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। इसी तरह बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे समटाइम्स आप मतलब एटम्स को बताने के लिए मोल्स वगैरह का यूज करते हैं, वो सभी चीज़ें भी फिजिकल क्वांटिटी में आएंगी। टेम्परेचर को बताते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि दो चीज़ों में कौन ज़्यादा गर्म है, हॉट कौन सा चीज़ ज़्यादा है, हॉटनेस को बताने के लिए हम टेम्परेचर पैरामीटर या क्वांटिटी का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर जानते हैं और रेगुलरली यूज भी करते आ रहे हैं कक्षा 10 तक, लेकिन हमें पता नहीं था, या हो सकता है कि हमने इसके बारे में डिटेल में सोचा नहीं। अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका उपयोग फिजिक्स के लॉ को बताने में होता है ना, या एक्सप्लेन करने में होता है फिजिकल इवेंट को, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटीज यूज्ड टू एक्सप्लेन, क्वांटिटीज which are used to explain the laws of physics
फिजिकल कैपेबिलिटी, physical events called physical quantities. उसको क्या बुलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी को अगर तुमने समझ लिया तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने के बाद जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या क्या, एग्जाम्पल में जैसे हमने अभी ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल दिया था तो उसमें भी हमने सीखा था कि फोर्स एक टर्मिनोलॉजी है, फोर्स। तो एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फोर्स। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जैसे टाइम के बारे में हमने जिक्र किया था, फिर टेम्परेचर के बारे में हमने जिक्र किया था, फिर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में जिक्र किया था, मोल के बारे में। फिर हमने करंट को भी कहा था कि फैन के घूमने के पीछे का कारण क्या है? करंट है, उस पर हमने बात किया था। फिर हमने डिस्टेंस के बारे में कहा था कि डिस्टेंस माइट बी अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स में यूज होता है, तो डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी चीजों से आप रूबरू हैं। एक्सेलरेशन, स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर फिजिक्स में सुनी होंगी, ये टर्मिनोलॉजी सुनी। फिर मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सभी चीजें जिनका फिजिक्स में है, फिजिक्स के इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कभी यूज किया जाता है या फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, उन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्लियर? अब है फिजिकल क्वांटिटी तो हम समझ चुके हैं। अब कुछ समस्या ये थी कि फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन रूल था। जैसे अगर हमें कहा जाता कि दो दूरियों को जोड़ा जाए, जैसे अगर हमें दो दूरियों को जोड़ना है तो हम दो दूरियों को जोड़ने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। जैसे मान लो कि यहाँ किसी पॉइंट, यहाँ से हम किसी जगह जाते हैं दूसरे जगह और उसकी दूरी 20 किलोमीटर है, फिर वहाँ से हम किसी तीसरे जगह 30 किलोमीटर और जाते हैं, तो टोटल दूरी आप डायरेक्टली जोड़ लेते हो 20 किलोमीटर है और सर 30 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ लेंगे सर डायरेक्ट 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरियों को जोड़ने के लिए कोई भी ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन अगर हमें ऐसा कहा जाता है चीज कि सर 20 किलोमीटर हमने इधर की ओर तय किया है और फिर सर 30 किलोमीटर हमने इधर की ओर तय किया है, तो बताइए सर कि हमने यहाँ से यहाँ कितना तय किया है। इस चीज को अगर हम ऐसे जोड़ते हैं इस अलग तरह के नियम से, तो फिर ये दूरी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने लगती है। ऐसा तुम देखते हैं अगर अंदाजे से, अभी हम ये नहीं करें कि व्हाट विल बी एग्जैक्टली डन, बट ऐसा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जाने के बाद अगर हमारा ये रिजल्टेंट दूरी अगर रहा था, जिसको आगे चल के तुम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानोगे, तो तुमको ये एक अलग जोड़ घटाव का नियम को पालन करना है, जिसको जोड़ने के लिए है ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मिल रहे थे कि जिनको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए एक अलग तरह के नियम का पालन होता था। उन फिजिकल क्वांटिटी को एक अलग कैटेगरी में रखा गया। मतलब अगर हम कहें तो हमारे साथ क्या था कि मेन था फिजिकल क्वांटिटी का अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। हमारे पास एक अलजेब्रा हमने पहले से पढ़ रखा है 10th तक, वो है सीधे सीधे 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है, 5 × 2 7 होता है, इस तरह का, या 5 में से 2 गया तो 3 होता है। लेकिन समस्या ये थी कि जब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे थे जिनको जोड़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल जोड़ने घटाने के तरीके से उसका रिजल्ट नहीं आता था। तो एक विचार विमर्श ऐसा समझ सकते हैं कि किया गया होगा। उन्होंने इनका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया किस बेसिस पर? तो इस बेसिस पर कि कौन से जोड़ घटाव के नियम का पालन करना है।
मतलब उन्होंने देखा कि मतलब उनको ये देखने में आया कि फिजिकल क्वांटिटी अक्सर दो तरह के जोड़ घटाव के नियम का पालन करती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी सिंपल साधारण जोड़ घटाव या गुणा के नियम का पालन करती है। उस फिजिकल क्वांटिटी को उन्होंने स्केलर कहा, जिसको हम 10th तक पढ़ते हैं। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का, वर्गीकरण जिसको कहते हैं हिंदी में, तो हमें पता चला कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है नॉर्मल अलजेब्रा के हेल्प से। नॉर्मल अलजेब्रा मतलब जैसा कि अलजेब्रा हमने क्लास 10 तक पढ़ा, लेकिन फिर ऐसा पता चला कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जो नॉर्मल अलजेब्रा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो देखो अब क्या है कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है इसका छटनी किया। जैसे कि उन्होंने मास को जोड़ा, तो 2 kg राइस के साथ 3 kg राइस जोड़कर उन्होंने 5 लिखा। ये नॉर्मल अलजेब्रा है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल जोड़ घटाव, दैट इज नॉर्मल अलजेब्रा। लेकिन उन्होंने फिर इसी तरह की क्वांटिटी, ये हमने किसके साथ प्रोसेस करा है, मास के साथ, द्रव्यमान के साथ, लेकिन उन्होंने फिर वर्गीकरण किस आधार पर करा वो दिखाते हैं। जैसे उन्होंने क्या करा कि फिर 2 मीटर नॉर्थ और 2 मीटर साउथ को जोड़ा। उन्होंने देखा कि 2 मीटर नॉर्थ और 2 मीटर साउथ को जोड़कर 0 आ गया, है ना खतरनाक। तो 2 मीटर नॉर्थ ऐसे समझो, मान लो कि ये कोई खंभा है, इस खंभे को कोई उखाड़ना चाहता है। एक व्यक्ति 2 न्यूटन का बल लगाता है नॉर्थ की ओर, ऐसे समझो, और दूसरा व्यक्ति 2 न्यूटन का बल लगाता है साउथ की ओर। तुम अगर स्केलर में कहोगे कि व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों के बलों को जोड़े, तो आप कहोगे कि दोनों का बल 2 + 2 4 है। बट इस खंभे पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि 2 न्यूटन से ये खींच रहा है, 2 न्यूटन से ये खींच रहा है, दोनों मिलकर नेट बल को 0 कर देगा। नेट बल को क्या कर देगा, 0। ये समझने का कोशिश करो। अर्थात देखो ये 2 और 2 जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ा गया है क्योंकि 2 से तो इधर और 2 से इधर, लेकिन उसके जोड़ का इफेक्ट क्या है, 0। अर्थात कि बल को हम सीधे सीधे स्केलर के तौर पर या नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं जोड़ सकते। इसलिए बल को या ऐसे क्वांटिटीज को, जैसे ये विस्थापन है 2 मीटर नॉर्थ और 2 मीटर साउथ, इसको जोड़ दे 0 आ गया। इसके बाद फिर ऐसा भी संभव हो सकता है 2 मीटर नॉर्थ को हमने जोड़ा है 2 मीटर या 10 मीटर साउथ से, तो अब तुम जब जोड़ोगे तो तुमको मिलेगा 8 मीटर साउथ। ये भी खतरनाक है, जो कि अभी तक 10 के हिसाब से तुमको लगेगा कि 2 और 10 तो 12 होना चाहिए सर, और ये 8 कैसे हो गया। तो ये एक अलग तरह के जोड़ घटाव के नियम का पालन कर रहा था, जैसे कि विस्थापन, वेलोसिटी जिसको वेग कहते हैं, त्वरण जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट, और क्या है फोर्स, बल। इन सभी चीजों को जोड़ने और घटाने के लिए हमें एक अलग नियम की आवश्यकता पड़ रही थी। अलग नियम मतलब अलग जोड़ घटाव या गुणा के नियम की। उन क्वांटिटीज या उन राशियों को वर्गीकरण में क्या कर दिया गया, छाट के दूसरे ग्रुप में रख दिया गया और 2 ग्रुप बनाया गया, जो नॉर्मल गणितीय अलजेब्रा से जिसका जोड़ घटाव हो जाता था, उनको उन्होंने कहा स्केलर। समझ आया? जिसका जोड़ घटाव नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं होता था, उसको उन्होंने कह दिया वेक्टर। तो वर्गीकरण का जो सबसे मेन कारण है, क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने जो सबसे मेन क्राइटेरिया रखा, वो क्राइटेरिया रखा जोड़ने घटाने का तरीका। तो हम जब वर्गीकरण कर रहे हैं
या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्राइटेरिया तो बांट ही लेंगे। क्राइटेरिया बांटने का मतलब हम पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हम किस आधार पर उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं मतलब आधार क्या है वर्गीकरण करने का, छटनी कैसे करते हैं। तो छटनी में हमने कहा कि आधार था जोड़ने और घटाने का तरीका, जोड़ने घटाने और मल्टीप्लाई करने गुणा करने का तरीका, ये आधार। अच्छा भागा क्यों नहीं लेते, क्योंकि भागा वेक्टर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे दो तीर छोड़ा हुआ है ना, हम पहले तीसरे पे ही आ गए, पहले और दूसरे की बात नहीं की, क्योंकि वो पहला और दूसरा उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि वो सबको पता होता है कि स्केलर मतलब अदिश होता है, मतलब जिसके पास दिशा नहीं, और परिमाण तो होना ही चाहिए। तो पहला चीज था कि मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी के पास वर्गीकरण के लिए पहला आधार रखा गया मैग्नीट्यूड, जिसका मतलब होता है परिमाण। दूसरा आधार रखा गया डायरेक्शन, जिसका मतलब होता है दिशा। इन तीन चीजों को अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा, मतलब ऐसा नहीं आपको फील होगा कि आपने वेक्टर और स्केलर को नहीं समझ पाया। तो पहला है मैग्नीट्यूड, जो क्राइटेरिया है छटनी करने का, वो रखा गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जोड़ने और घटाने का तरीका, इसको कहा गया अलजेब्रा। कि किस तरह का अलजेब्रा होगा। तो देखो अब कहा गया कि जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, लेकिन जोड़ना घटाना सिंपल साधारण तरीकों से होगा, जो 10वां तक पढ़े हैं, उसको कहा गया स्केलर। क्या कहा गया स्केलर। स्केलर के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्केलर की डेफिनेशन के बारे में, तो क्राइटेरिया करके उन्होंने दो तरह का क्वांटिटीज डिफाइन किया। क्लासिफिकेशन के बाद उन्होंने दो तरह की क्वांटिटीज डिफाइन की। क्लासिफिकेशन के बाद उन्होंने एक क्वांटिटी का नाम दिया स्केलर। क्या नाम दिया स्केलर। इसको हिंदी में कहते हैं अदिश। अदिश मतलब जिसके पास दिशा नहीं हो, साधारण सा। फिर दूसरा क्वांटिटी नाम दिया सदिश, वेक्टर, जिसके पास दिशा हो, जो दिशा के साथ हो, उसको कहा गया सदिश। तो सिंपल फॉर्म में हम समझेंगे, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर का क्लासिफिकेशन किस आधार पर हुआ है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और जोड़ने और घटाने के तरीके। अब हम इन तीनों से गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे स्केलर। स्केलर मतलब अदिश कहते हैं इसको। साधारण लोग आसानी से इसका परिभाषा देते। साधारण मतलब जो नाइन्थ तक का परिभाषा होता है, वो साधारण सा परिभाषा है। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास दिशा नहीं हो उसको अदिश बोलते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अब अदिश बोलने के लिए हम साधारण सा एक कहेंगे, अगर डेफिनेशन लिखना हो तो हम कहेंगे कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास जो साधारण जोड़ घटाव के नियम का पालन करती हो उसको अदिश कहते हैं। ठीक है, सच क्वांटिटीज विच ऑफ ए सिंपल अलजेब्रा, सच क्वांटिटीज which of a simple algebra for addition, subtraction means घटाव, and multiplication एंड डिवीजन, जो जोड़ने, घटाने और विभाजित करने के लिए एक साधारण नियम का पालन करती हो, अलजेब्रा का, बीजगणित का पालन करती हो, उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, कॉल्ड स्केलर। इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, क्या स्केलर के पास मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है। अब कुछ चीजों को सीखेंगे। स्केलर के पास परिमाण मतलब हिंदी मीडियम में परिमाण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि मात्रा,
पहला चीज होता है मैग्नीट्यूड, कितना है वो होता है। दूसरा चीज होता है डायरेक्शन, दिशा। क्या स्केलर के पास दिशा हो सकता है? तो दो पॉसिबिलिटी होती है, दो संभावनाएं हैं स्केलर के लिए, हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब एक बात तो अपने को क्लियर हो गया कि स्केलर के पास दिशा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन तीसरा जो पैरामीटर है जोड़ने का नियम, जोड़ने का नियम, तो उस नियम को ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के नाम से कहते हैं। तो तीसरा जो कंडीशन है वो हम लिखेंगे, इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेगा नहीं, आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लो। तीसरा कंडीशन हम ऊपर लिखेंगे। तो स्केलर अगर है तो पहला है मैग्नीट्यूड, होगा या नहीं होगा? यस होगा। डायरेक्शन के बारे में ये पॉइंट एकदम याद कर लेंगे। तीसरा पॉइंट स्केलर में क्या है? ओबे वेक्टर अलजेब्रा। साधारण अलजेब्रा को नहीं ओबे करके किस तरह के अलजेब्रा को ओबे करता है? वेक्टर अलजेब्रा, ओबे वेक्टर अलजेब्रा। और इसी को एक नाम और दिया गया है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसी को एक और नाम दिया गया है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो कहेंगे नहीं, 100% श्योर नहीं करना, नो, नेवर, ऐसा सीन होता है कभी नहीं करना। अगर ये इसको कट जाता तब तो स्केलर नहीं होता, वेक्टर के कैटेगरी में रहता है। इतना चीज समझ आया स्केलर के बारे में। ये पूरा का पूरा निचोड़ रहा है स्केलर का। दूसरी बात है स्केलर का आप एग्जाम्पल लिखेंगे। ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ऐसा नियम का पालन करती है, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है भी या हो भी सकता है किसी केस में और नहीं भी। तो देखेंगे किस केस में ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें डायरेक्शन है फिर भी स्केलर है, और ऐसा कौन कौन सा एग्जांपल है जिसमें डायरेक्शन नहीं है और स्केलर है। तो एग्जांपल लेते हैं स्केलर, उन सभी का एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे मास, मास एक स्केलर है, क्योंकि जब भी हम मास को एक्सप्लेन करते हैं, सपोज हमने 10 केजी लिखा, 10 हमारा मैग्नीट्यूड है। दूसरा हमने कहा था मैग्नीट्यूड तो हमेशा होगा, दूसरा डायरेक्शन नहीं है इसके पास। क्या मास के पास कभी डायरेक्शन दिखा? नहीं, डायरेक्शन नहीं। तीसरा ये सीधे सीधे जोड़ता है, ओबे नॉर्मल है। तो वैसे एक बात और सीखें कि डायरेक्शन नहीं है तो फिर कहानी ही खत्म है, तीसरा तो नहीं होगा, ये बात भी समझते हैं। मास के बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, जो सबसे खास अगर कहा जाए स्केलर है। इसीलिए सबसे खास है क्योंकि यही वो एक लॉ, मतलब अभी तक आप जो पढ़ेंगे उसमें अकलौता यही आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और MAG का मतलब मैग्नीट्यूड, DIR का मतलब डायरेक्शन भी है। लेकिन ये ट्रायंगल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हमने कहा ना कि एक स्पेशल टाइप का जोड़ घटाव का नियम का पालन वो नहीं करता, इसीलिए इसको क्या रखा गया, इसीलिए इसको रखा गया स्केलर की कैटेगरी। यही एक अभी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसके पास डायरेक्शन होते हुए भी क्या है, स्केलर बेचा जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर। अब सीधे सीधे बाकी ऐसी क्वांटिटीज नहीं जिनके पास दिशा भी नहीं है, तो बाकी अगले के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, वो स्केलर की कैटेगरी में आता है। कौन कौन सा है? जैसे डिस्टेंस, स्पीड एग्जांपल में लिख दो, टाइम है ना, इसके बाद पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, ये सभी चीजें इन सभी को क्या कहा गया, स्केलर कहा गया, अदिश कहा गया। अब आगे देखो वेक्टर पर, अब हम लोग
स्केलर का इतना ही डेफिनेशन जानकर, इतने ही इंफॉर्मेशन को जानकर स्केलर पर चर्चा बंद कर देते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को वेक्टर एंड स्केलर नहीं बोल के समटाइम्स सिर्फ वेक्टर बोला जाता है, क्योंकि हम वेक्टर का डेफिनेशन, स्केलर का डेफिनेशन जानने के बाद फिर कभी जिक्र ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई 10th तक तो हम लोग यही पढ़ते हैं, स्केलर का जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, पहचानना, तो फिर अब फिर से इसको करने की जरूरत नहीं है क्या? तो फिर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वेक्टर से। तो वेक्टर क्या है? एज हमने डिफाइन करा कुछ एक चीजों को कि ये एक अलग तरह का ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अलग तरह के अलजेब्रा, उस अलग तरह के अलजेब्रा का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसका पालन करती है। ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर कहा गया। जैसे अब देखो वेक्टर का डेफिनेशन सबसे सही अच्छा क्या होना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कह देंगे, बट मेरे हिसाब से वो डेफिनेशन देना भी गलत हो सकता है, क्योंकि जब हम इसी को फिर आगे चलकर गलत साबित करते हैं तो क्या फायदा इस डेफिनेशन का? तो इसीलिए हम वेक्टर का जो डेफिनेशन देंगे, इसको हिंदी में सदिश कहा जाता है। जो तो हम सबसे सही डेफिनेशन ये कहेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिनको ऐसे लिखेंगे, सच क्वांटिटीज, देखो पॉइंट वाइज लिखेंगे इसको ताकि इजीली समझें। सच क्वांटिटीज which has first point magnitude and second point direction। देखो ये होना ही है, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। तीसरा कंडीशन है ओबे वेक्टर अलजेब्रा। कौन सा अलजेब्रा को ओबे करे? वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करे। इट मींस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। त्रिभुज साइन का मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं लॉ ऑफ एडिशन। किस नाम से जानते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के नाम से। अब किसी भी, अब सुकून से हम कहेंगे किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कब कहा जाएगा? तो हम कहेंगे देखो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और एक स्पेशल साइड का जोड़ घटा जिसको कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसको ओबे करना चाहिए। अगर इन तीनों को शर्तों को पूरा करता है तो उसको वेक्टर में रखेंगे, नहीं तो भाई उसको स्केलर में रखेंगे। बात समझ आए? तो वेक्टर को जब हम पहचानेंगे तो वेक्टर को कहेंगे कैसे लिखेंगे? ऐसी क्वांटिटीज जिस है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर अलजेब्रा, स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रा जिसमें कि 2 + 2 को जोड़कर 0 भी मिल सकता है और 4 भी मिल सकता है, या उसके बीच का कुछ भी मिल सकता है। क्लियर? अब एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्जांपल आपके पास तो बड़ा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, अभी तक तो हमने इतनी बार इसका नाम लिया है। तो जो क्वांटिटी इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा, तीनों को, एक को भी नहीं पूरा करे तो उसको स्केलर में रखेंगे। इन तीनों शर्तों को पूरा करेगा वो वेक्टर कहलाएगा। एग्जांपल में तुम लिखोगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा लिखोगे वेलोसिटी। तीसरा लिखोगे एक्सेलरेशन। चौथा लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पांचवा लिख सकते हो फोर्स। इसके बाद छठा लिख सकते हो, ऐसे तो लिखने के लिए अनंत लिख सकते, मतलब बहुत सारे लिख सकते हो, अनंत तो नहीं कहेंगे। फोर्स। इसके बाद तुम लिख सकते हो वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, etc। ये सभी चीजें किसका उदाहरण है? वेक्टर, क्योंकि ये अलग तरह के अलजेब्रा को हो। इन्हें समझने के लिए हम फोर्स का उदाहरण, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि मान लो एक खंभा कहीं गड़ा हुआ है जमीन में, अब तुम जैसा सुनते होगे, कभी कभी देखे भी होंगे, जो गांव भरते होंगे
कि अगर ये खंभा ऐसे जमीन में लगा हुआ तो लोग इसको उखाड़ने के लिए कभी कभी 2-4 लोग ऐसे रस्सी बांध कर खींचने की कोशिश करते हैं। मान लो 4 लोग ऐसे खींचे, एक आदमी उधर एक आदमी इधर खींच रहा है, ऐसा इधर, चौथा आदमी इधर, समझ रहे हो, पांचवा उधर अंदर की, सॉरी तीसरा इधर और चौथा अंदर की। मतलब इस खंभे को बनाने के लिए एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर खींचना, सबका बल जोड़ दो। मान लो सब बराबर बराबर बल लगा है, ऐसा बहुत ही शक्तिशाली नहीं है बराबर, तो कुछ भी मान लो इधर 200 से खींच रहा है 100 से, तुमको लगता है कि खंभा आसानी से उतरेगा? ऐसा खंभा खड़ा हुआ है, सब लोग अपना अपना बल लगा के जोड़ रहे हैं, जोड़ तो ही रहे हैं। खंभा को खींचने का क्या मतलब है? जोड़ ही तो रहे हैं। ये एक खंभा है, इसको कोई उखाड़ना चाहता है, कोई इधर से खींच रहा है, सबका ताकत को जोड़ा कि नहीं जोड़ा? लेकिन खंभा उखड़ नहीं रहा होगा कभी। क्यों? क्योंकि ये को इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, चौथा उधर इधर, अज्ञानी लोगों की तरह एक इधर खींच रहा है। तुम इसको बेवकूफ बोलोगे? तुम बोलोगे कहाँ से पढ़ के आए हैं फिजिक्स? तुम कहोगे देखो भाई इस सबको एक जगह करो ना, ये वेक्टर है, ये नॉर्मल, ये नहीं है, चावल नहीं है मेजर करना कि 5 5 5 मिला दिए तो 20 हो गया, समझे? ये डायरेक्शन डिपेंडेंट जोड़ घटाव है, और इस राशियों को हम डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो तुम कहोगे कि देखो सभी एक साइड आ जाओ, देखो तब जुड़ेगा, नहीं तो ताकत तो लगा ही रहे हो, लेकिन सभी का ताकत का सम जो है कुछ और ही रिजल्ट कर रहा है, मतलब बहुत कम। तुमको इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा बढ़ाना होगा। ये एक एग्जाम्पल भी है तुम्हारे लिए कि कैसे रियल लाइफ में तुम समझ सकते हो कि कुछ क्वांटिटी को हम ऐसे जोड़ सकते हैं। चारों को एक साइड खींचो, देखो खंभा फटाम से बढ़ जाए, तो फटाक से बढ़ जाए। बात समझे? तो फोर्स को जोड़ने के लिए तुमको देखा एक अलग टाइप का लगा, यही भाई लोग अगर इधर उधर बट बट के खींचता तो भी कुछ और ही फोर्स आता है कम। अगर सबको एक ही दिशा में कर दो तो इजीली हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि इसके जोड़ने और घटाने का नियम अलग है। बात समझ आई? इस तरह की क्वांटिटी जैसे फोर्स है, तो इस तरह की क्वांटिटी को नाम दिया गया वेक्टर। अब बाकी सभी को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, इन्हीं चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाकी के क्लासेस में, ठीक है? अभी जैसे कि हम वेक्टर और स्केलर में पढ़ते क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों को वेक्टर और स्केलर स्टार्टिंग में बहुत ही बोरिंग लगता है, उनको लगता है कि, या उनको ऐसा लगता है कि वेक्टर और स्केलर में समझ नहीं आ रहा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये कि वो वेक्टर और स्केलर को बहुत ही टफ टॉपिक मान रहा हो, या फिजिक्स का टॉपिक मान रहा हो, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक मान रहा हो, या ऐसा कि 10th तक अच्छे से उन्होंने मतलब पढ़ा नहीं होगा, या पढ़े भी हैं 10th तक अच्छे से, तो उसके बाद समस्या क्या होती है, अचानक से 10th के बाद सिलेबस अलग ढंग से चेंज हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि बच्चे अनबैलेंस होते हैं थोड़े दोनों के लिए, लेकिन वो एकोमोडेशन धीरे धीरे उनका एडजस्टमेंट हो जाता है, तो फिर वो समझने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले वो बता दें कि वेक्टर आपको टफ इसलिए भी लग सकता है क्योंकि आपके लिए एक फिजिक्स का टॉपिक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वेक्टर हम कहें आपको या आसान क्यों है, हम कहेंगे कि हमने तो बस वेक्टर को अभी तक पहचानने का नियम सीखा, कुछ स्पेशल नहीं सीखा। फिर पहचानने के नियम में और कुछ चीजें हैं, लिखते कैसे हैं, जैसे हम अभी तक 2 kg को ऐसे 2 kg लिखते हैं ना, ये बचपन में कभी 2 ऐसे ऐसे करके लिखा नहीं होगा, तो आज हम 2 पहचान लेते हैं। उसी तरह से कुछ दिनों के बाद 2 वेक्टर पहचानेंगे, 2 नॉर्थ, तो उसको कैसे लिखते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, वो सब भी सीखने लगेंगे। मतलब ओवरऑल पूरे के पूरे वेक्टर में जो हम सिखाएंगे तुमको, या तुम सीखोगे, वो सीखोगे वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे हैं, मतलब जोड़ घटाओ और गुना ही सीखेंगे। तो फिर इतना डरावना किस बात का? तो एक्चुअल में सही में हम जोड़ घटाओ और गुना ही सीखने वाले हैं वेक्टर का इस चैप्टर्स में, क्योंकि वही है आपके सिलेबस में। डरावना इसलिए लगता है क्योंकि आप हिम्मत हार रहे होंगे, हो सकता है, तो इसलिए डरना नहीं है, इसमें जोड़ घटाओ गुना ही सीखना है हमने को, जो हम आप बचपन से सीखते थे, लेकिन वो नॉर्मल अलजेब्रा था, अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं वेक्टर में। ये तो हमने बस पहचानना सिखाया, टाइप सिखाया, ठीक है? अगले क्लास जब हम लोग बात करेंगे इसमें वेक्टर और स्केलर में, तो अगले क्लास में हम लोग लेके रहेंगे कि वेक्टर को पहचानते कैसे हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे मूव करेंगे हम उसके जोड़ने, घटाने और गुना। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम आपसे। ओके, बाय, टेक केयर।